अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने आज 27 साल हो गए। क्या हुआ 28 मई 1998 को? यकीनन उस दिन की कहानी की शुरुआत तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऐलान हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे के साथ हुई, मगर कहानी को क्लाइमैक्स 28 मई 98 को ही मिला। 11 मई की शाम भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति के तहत ऐलान किया कि भारत ने राजस्थान के मकाम पोखरान पर 3 एटमी धमाकों का तजुर्बा कर लिया है। दुनिया भर में अभी भारत के इस इक़दाम की ज़बानी कलामी मजम्मत ही हो रही थी कि भारत ने 13 मई को मजीद 2 तजुर्बात का ऐलान कर दिया। भारत के इन तजुर्बात के साथ पाकिस्तान भर में ये बहस चल पड़ी कि क्या पाकिस्तान को भी एटमी तजुर्बात करने चाहिए या इस मौके का फ़ायदा उठाकर आलमी दुनिया से माशी मफादात हासिल कर लेने चाहिए। सियासी, अस्करी और सहाफ़ती हलकों में ही नहीं, गली मोहल्लों, चौक चौराहों और घरों तक में इस बारे में ये बहस चल पड़ी। एक तरफ मगरबी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि उसे भारत के जवाब में एटमी तजुर्बात नहीं करने चाहिए, इसके बदले उसे भरपूर माशी मुराद मिलेंगी। दूसरी तरफ भारत में ही बीजेपी हुकूमत के अहम वज़रा पाकिस्तान के खिलाफ सरेआम धमकियों पर उतर आए। पाकिस्तान से जंग करने की बातें होने लगी, आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दी जाने लगी। इस सूरत हाल में ऐसी आवाज़ें भी ठंडी पड़ने लगीं कि पाकिस्तान को एटमी तजुर्बात नहीं, माशी मुराद ले लेनी चाहिए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की सियासी, अस्करी क़यादत और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता रहे काबिल इंसान सर जोड़कर बैठ गए। पाकिस्तानी क़यादत अब हतमी नतीजे पर पहुंचने जा रही थी। कौमी क़यादत, फौजी एस्टैब्लिशमेंट और साइंसदानों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब पसपाई की कोई गुंजाइश नहीं। उस वक्त की तनहा सुपर पावर अमेरिका के सदर क्लिंटन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 5 मरतबा फ़ोन पर राबता किया और एटमी तजुर्बात न करने के एवज़ $5 अरब की इमदाद की पेशकश की। क्लिंटन को शायद उस वक्त ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी कौम की इज्जत नफ्स की कोई कीमत नहीं। 28 मई की शाम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में जैसे ही ये खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान ने चागे के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाकों का तजुर्बा कर लिया है, तो मुल्क भर में हर तरह की सियासी, जमाती, नस्ली, तबकाती और लिसानी तफरीक से बालातर होकर कौमी जश्न का समा बन गया। दुनिया ने देख लिया कि ये कौम अपने से कई गुना बड़ी ताकत के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। मई 98 के एटमी तजुर्बात ना सिर्फ दिफाई सलाहियत का मजहर थे, बल्कि एक तारीखी तसलसल की कामयाबी भी थे। इन तजुर्बात के पीछे सिर्फ एक फर्द का नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित एक कौमी कोशिश का हाथ था। भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, काबिल साइंसदानों को इकट्ठा किया और इदारा जाती सतह पर इस मंसूबे को तरजीह दी। भुट्टो के बाद भी ये प्रोग्राम खुफिया और मरबूत अंदाज में आगे बढ़ता रहा। ये एटमी तजुर्बात किसी एक फर्द, पार्टी या इदारे की कामयाबी नहीं, बल्कि ये कौमी मंसूबे का तसलसल थे, जिसमें हर हुकूमत, हर सरबराह और हर साइंसदान ने अपने हिस्से का किरदार निभाया। इस प्रोग्राम की कामयाबी रियासती पॉलिसी में तसलसल, कौमी अज़्म और खुद मुख्तारी के दिफा की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आज भी सिर्फ एक दिफाई सलाहियत नहीं है, बल्कि एक इज्तिमाई शऊर, खुददारी और तसलसल का मज़हर है। 28 मई ना सिर्फ यौम तकबीर है, बल्कि यौम तसलसल के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो ये सिखाता है कि वक्ती सियासत से बालातर होकर कौमी मफाद में उठाए गए इक़दाम किस तरह तारीख का रुख बदल सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल इसी कामयाबी पर होगा, मगर ये कामयाबी बाकी सेक्टर्स में क्यों ना हो सकी जिन्होंने हमें और ताकतवर बनाना था, उस पर सवाल रखूंगी। लेकिन आज पैनल को भी और पैनल के साथ आपको भी, क्योंकि एक पूरी नस्ल गुजर गई, 27 साल पीछे जाएंगे। 27 साल पहले 98 में 11 मई से 28 मई तक का वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा था? आप सभी से इस पर आगाज़ करूंगी। शहजाद चौधरी साहब, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें, अपना ज़ाती तजुर्बा, उस वक्त का जज्बा, सोच का सफ़र कैसा था उन 18 दिनों के लिए? आपके ख्याल में क्या सोच रहे थे, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आयशा, मैं आज तक कभी इस सब्जेक्ट पे बोला नहीं हूँ, लेकिन आपको और हमारे सुनने वालों को शायद सुनकर हैरानगी होगी कि जिस दिन 28 मई को जिस ब्रीफिंग का जिक्र किया जाता है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने नेशनल डिफेंस कॉलेज में अटेंड की थी, और वो 3 घंटे का सेशन 4 घंटे का चला था, वो मैं ही प्रेजेंट कर रहा था। क्या बात है। मैंने आज तक इसका जिक्र कभी किसी से नहीं किया। मैं 4 अफसरान का पैनल था, 4 अफसरान का पैनल था। शेक हैंड हो गया जी यहाँ पर। 4 अफसरान का पैनल था, और उसमें मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो कलीदी थी। मेरे साथी एक उनमें से दुनिया से गुजर गए, 3 अभी हैं, हयात हैं, उनको मालूम है इस चीज़ का, वो मैं बात करूँगा तो वो समझ जाएंगे।
11 मई को जब इंडिया ने ये किया, लेकिन उससे पहले एक और ट्विस्ट है। इससे पहले यार हम नॉर्मली जब हमारा कोर्स ख़त्म होता है, मैं उस वक्त ब्रिगेडियर के रैंक का, एयर कॉमोडोर रैंक का पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिसर था, पूरा साल हमने गुजार लिया था। तो आखिरी हमारा प्रेजेंटेशन होती है जो कि नेशनल स्ट्रेटजी पेपर जिसे कहते हैं। तो आप पूरी कैबिनेट को वज़ीर-ए-आज़म समेत एक प्रेजेंटेशन देते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के लिए। वो हम तैयारी कर रहे थे अपने तौर पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर। 11 मई को ये धमाके कर दिए इंडिया ने, वो धमाके किए तो हमें इकट्ठा कर दिया गया। 4 का पैनल ऑलरेडी बना हुआ था। हमें कहा गया कि आप अपना रिस्पॉन्स इसके ऊपर, अब प्रेजेंटेशन इस पे होगी कि क्या पाकिस्तान को धमाके करने हैं या नहीं करने इसके जवाब में। और मुझे शायद इफ्तिखार साहब इससे थोड़े से ज़रा हो जाए, हाथ मिला लिया उन्होंने। मेरा पहला और बड़ी देर तक ये ख्याल था कि हमें नहीं करने चाहिए। जो इसराइल ने किए रखा हुआ था अपना एम्बिगुअस स्टेटस, मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान को भी एम्बिगुअस, दुनिया को पता था कि हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 1984 में मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ, 1984 में हम अपना न्यूक्लियर वेपन गिरा चुके थे। गिरा चुके थे। कहाँ गिराया, किसने गिराया, इसका मुझे मालूम है। बहरहाल तो मुझे जब पता है कि और अब मेरे पास है और दुनिया जानती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जाके तशहीर करूँ। आज मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं गलत था। मुझे मजबूर किया गया 13 दिन के अंदर पूरी, क्योंकि मैंने कहा मुझे इसे अलहदा कर लें, मैं प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा। कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कहा ये तुमने करना ही करना है, तुम करोगे, तुम ही बताओगे और तुम ये कहोगे कि हम करें। तो मुझे एक तरह से बिल्कुल ऑर्डर के तहत मैंने फिर वहाँ खड़े होके और फिर ज़ाहिर है पूरे जज्बे के साथ कहा कि हमें करना है। धमाका हमने दिखाया। हमें ये नहीं पता था कि उसी दिन 3 बजे धमाका हो जाएगा। हम अपनी तरफ से कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे। कैबिनेट ऑलरेडी ये फैसला करके काम, तो जितनी भी बातें होती हैं कि नवाज शरीफ साहब के सवाल क्या थे, सरताज अजीज़ का रवैया क्या था, गौहर अयूब साहब ने क्या क्या पूछा और किस तरीके से बात की, सब कुछ मेरे सामने वायरल भी चल रहा है ना, मेरे सामने प्ले आउट हुआ। मैं एक एक चीज़ का ऐनी शाहिद और बिल्कुल मैं सामने पैनल पे बैठा कि वहाँ पे इमोशन क्या था। एक और अगली बात पे चलते हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली इसमें रहा। खुदा का करना, ये देखिए करना क्या हुआ कि मैं 2002 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो न्यूक्लियर कमांड थी उसकी दाग बेल मैंने डाली और मैं पहला डायरेक्टर जनरल उसका तयन। किसी और सर्विस में उस वक्त तक स्ट्रेटेजिक कमांड, न्यूक्लियर कमांड नहीं बनी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स पहली सर्विस थी जिसके अंदर ये बना और मैं उसका पहला डायरेक्टर जनरल हुआ। और उसके बाद फिर हमने वहाँ से उसको ज़मीन से ऊपर खड़ा किया। माशाल्लाह आज आपके सामने डिटरेंस के तौर पे अवेलेबल है, आर्मी के अंदर भी है, नेवी में भी है, और फिर एसपीडी ने उसको उसका एक सेंटर बना और इस तरीके से चली। तो मेरा ताल्लुक इससे बहुत गहरा, बहुत पुराना है। इससे पहला भी है, इससे पहले भी है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये 1984 का सफ़र है और उस 1984 के सफ़र से लेके 1998 तक के दरमियान वाले जो मामला थे मैं उनको छोड़ देता हूँ। नवाज शरीफ क्या चाह रहे थे? किताब लिखी जानी चाहिए। मैं कहने वाली थी कि किताब के कमिटमेंट करें कि आप कम से कम इस पे लिखें, लेकिन नवाज शरीफ का कोई एक्सप्रेशन शेयर कर देंगे कम से कम, अगर कुछ बोलना नहीं। देखिए नवाज शरीफ साहब खामोश से ज़्यादा सुन रहे थे हमेशा। ही इज ऑलवेज नहीं। मैंने उनकी और भी बहुत से, एक और भी मैं आपको बताऊं, जब वाजपेयी आए यहाँ पे लाहौर में और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब वो फरवरी की नाइट उसके अंदर कब था ये 1999 के अंदर, मैं उस वक्त उस कमरे में था और मैं उनके कमरे में रहा बड़ी देर तक वाजपेयी साहब की मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी पोजीशन थी पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू द चीफ ऑफ द स्टाफ। मैं ब्रिगेडियर था, एयर कॉमोडोर था। आपको पता है कि वो पीछे 3 कुर्सियाँ लगी होती हैं, वहाँ पर वो बैठा होता है। तो उनकी गुफ्तगू जो जिस किस्म की भी थी, जो भी थी, और कमाल की गुफ्तगू थी। इसलिए मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ नवाज शरीफ साहब को। लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ही इज़ अ वेरी डीप थिंकर। उससे पहले कारगिल का मामला, उसमें भी मैं ऐनी शाहिद हूँ। बहुत सारी चीज़ें। आप किताब लिख दे, ये बहुत जरूरी काम है। तो वैसे ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, बहुत से कमेंट्स आते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम एक नस्ल को पीछे रहता हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। आपने इत्तेफाक से आज ऐसा सवाल पूछा है कि बहुत सारी यादें सामने। शुक्रिया बहुत बहुत, कम से कम वो मई 98 हमारे साथ शेयर करने के लिए। जो सोच आपकी थी आपने बहुत सिंसेरिटी के साथ सामने रखा और फिर आपने जो प्रेजेंटेशन दी। इफ्तिखार साहब, आप क्या सोच रहे थे? 11 मई से 28 मई के बीच दबाव भी है, भारत ने धमाके कर भी दिए हैं, ये खबरें भी थी, कहीं ना कहीं कुछ पता था कि हम भी कुछ तैयारी से हैं, करना चाहिए नहीं, कोई माशी एड ले लेनी चाहिए? थॉट प्रोसेस क्या था? मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि क्या ये हो जाएगा, क्या हम कर सकेंगे। थॉट प्रोसेस था क्या ये हो जाएगा, क्योंकि हमें अमेरिका धमकियां दे रहा था, हिंदुस्तान के रवैया बड़ा सख्त था, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मुलाकात आज उस शख्स से हो जाएगी जिसने ये प्रेजेंटेशन दी।
मैं तो सोचता था ना कौन है वो लोग, कौन फैसला करने वाले हैं, किन में इतना दिल गुर्दा है कि अमेरिका जैसी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं अपनी तमाम गुर्बत, अपनी के बावजूद। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ आज कि मेरी शहजाद साहब से मुलाकात हुई। यही मेरी ख्वाहिश शायद हो सकती थी कि मैं कभी उससे तो मिल लूँ जिन्होंने आखिरी लम्हात में ये फ़ैसला कर दिया, और उसका जवाब मुझे मिल गया कि आखिरी लम्हात में फ़ैसला करने वाले तमाम तर दबाव के बावजूद इस मुल्क की इज़्ज़त को बचाने का जज्बा लिए बैठे थे। जो ये इख्तलाफ कर रहे थे ये कोई टेक्निकल इख्तलाफ कर रहे होंगे, इनका कोई ऐसा पॉइंट होगा जो बहुत वैलिड होगा इनके लिए, लेकिन जब इनसे कहा गया कि करो तो इन्होंने फिर वही किया जिसकी तवक्को पाकिस्तान की पूरी कौम कर रही थी। मैं उन औरतों को, जो ख़वातीन को जानता हूँ जो मुसल्लों पर बैठे दुआएं कर रही थी, क्योंकि टाइम का बता दिया गया था कि ये इतने बजे के करीब होगा। लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मुतवक्किल थे, और यकीन करें लोगों के आंखों में खुशी के आंसू देखे कि नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू फेस आवर वर्स्ट एनिमी ऑन द अर्थ। ठीक। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी, और मुझे तो खुशी है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे आई हैव सीन द पर्सन। और ये बात का जवाब जो इन्होंने ईमानदारी से दिया है। yes, जो नवाज शरीफ के रवैये के बारे में कहा जाता है और एक बंदा भाग के चला गया इसको सुन के ही और बातें बड़ी करता है, आज इन्होंने बताया कि बड़ा सोबर, बड़ा पॉजिटिव, कायदाना सलाहियत का वक़्त था। ठीक, ये तो शहजाद साहब की खूबी है, putting the facts in the right इतना बड़ा place। फैसला करना कोई आसान नहीं था। ठीक है, और उसमें जज्बाती हुए बगैर और नारे मारते हुए बगैर एक फैसला किया। जो मेरी ख्वाहिश थी काश मुझे पता लग जाए आपकी अंदर मुलाकात होगी प्रोग्राम के बाद, आप ना चाय पी लीजिएगा। रज़ा रूमी साहब, आप कुछ अपना तजर्बा, उन दिनों की याद, कोई सोच जो आज तक आपके साथ हो? देखिए, मैं तो खुद भी उस वक्त गवर्नमेंट में था और एक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था, और यकीनन उसी वक्त ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिक्र हुआ अमेरिका का प्रेशर और दबाव, आलमी दबाव, तो यही बहुत लोग सोचे थे कि क्या करेगी हुकूमत, क्या वो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा आलमी दबाव के प्रेशर में। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो सबसे बड़ी यही जिसे कहना चाहिए हौसला अफजाई वाली बात थी पूरे मुल्क की कि पाकिस्तान की रियासत ने और उस वक्त की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इनकार किया, तमाम तर दबाव को रिजेक्ट किया। मेरे ख्याल से बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था, और यकीनन जो है उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा मजबूत हुआ है बल्कि पाकिस्तान को उस तरह की एक सिक्योरिटी मिली है जो कि गालिबन पहले मैसर नहीं थी। अभी ये जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें यही जिक्र हो रहा था कि फर्ज कीजिए कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार ना होते तो हिंदुस्तान क्या हशर करता। बिल्कुल सही। और यही आज के हवाले से जो डॉक्ट्रिन है हमारा न्यूक्लियर, वो पाकिस्तान की बका की एक तरह से जमानत बन चुका है। और इसमें सिविलियन वज़राए आज़म जो हैं उनका रोल भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, अगरचे कि तमाम हुकूमतों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, बिल्कुल, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं इस पूरी प्रोसेस में। जी आशा, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब भी कुछ हमें शो से पहले मालूम पड़ा कि आप धमाकों के साथ साथ सफर कर रहे थे, तो आपके पास तो बहुत कुछ होगा फिर शेयर करने। साथ वो बताएंगे ना अभी। आयशा, पहली बात तो ये है कि दूसरे शो में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गुफ्तगू हो रही है और आपके शो में न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है। बिल्कुल, ये बड़ी, यानी कि मैं आई एम प्राउड टुडे टू मैंने कि आई मेट शहजाद साहब, द मैन हु अनाउंस्ड इट, द मैन हु गिव द प्रेजेंटेशन फॉर दिस। कि कर लें आप जी ज़ैगम साहब। जी, वी ऑल आर। देखिए, 11 मई को जब भारत ने धमाका किया तो उस वक्त मैं भारत में था, बम्बई में, और ये मैं भारत का पहला और आखिरी दौरा था, उसके बाद मैंने कोई इनविटेशन कबूल नहीं की। साउथ एशिया के सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शाम को जब मैं डिनर के लिए गया तो वो 50-60 सब सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और बड़ा एक मुख्तलिफ माहौल था। भारतीय बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन वहाँ पे जितने दूसरे मौजूद थे, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, मालदीव के, उनकी तवज्जो भारतीयों पर नहीं थी, मेरे ऊपर थी, और वो ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तान कब धमाका करेगा।
उनकी एक्साइटमेंट इस बात में थी कि अब पाकिस्तान कब जवाब देगा और कैसे देगा। ये उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान के अवाम की नहीं थी कि पाकिस्तान जवाब देगा। पूरा साउथ एशिया, जिन पर बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, जिन पे बदमाशी करता है भारत, उनकी भी ये तवक्को थी। सही। और उसमें मैंने ज़ाहिर है भारत में बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ी खुशी देखी। और फिर जब मैं वापस आया तो फिर ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान इस बात पे इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, और ये बहुत संजीदा गुफ्तगू थी जो शहजाद साहब ने बताया, और फैसले इसी तरीके से लिए जाने आप चाहिए। किस राय के हामी थे वैसे? क्या सोचे ऑप्शन समझे लेना नहीं। चाहिए? सच्ची बात यह है कि उस वक्त मेरी भी राय जो है वो शहजाद साहब वाली थी, जो उस वक्त की राय थी। लेकिन वक्त ने यह साबित किया है कि अगर हम वो मौका गंवा देते तो उसके बाद ये ताकतें कभी हमें ये मौका ना देती कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बाहर निकाल सकें, दिखा सकें। हमें बेतहाशा दबाव का सामना करना पड़ता, वो दबाव कभी ख़त्म ना होता, क्योंकि हमने अपना स्टेटस क्लियर कर दिया तो उसके बाद उस दबाव की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो जाहिर है खुशी की बात ये थी कि जब अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ जश्न मनाया। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, पाकिस्तान का एक और बहुत शुक्रिया कि आप बड़ा लोगों ने बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपनी वो सोच और अप्रोच रखी जो आज हमें जरा दूसरा रुख सवाल की तरफ आऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए खास तौर पर कि एटमी प्रोग्राम में तसलसल कामयाबी की बड़ी कुंजी, पाकिस्तान माशी पॉलिसी में भी ऐसा ही तसलसल अपनाने में नाकाम क्यों रहा? शहजाद साहब, क्या रीजंस हैं कि एक फ्रंट पर तो पॉलिसी बना के हम डट गए और साबित कर गए आज तक के लिए, मगर माशी तौर पे हम कहीं भी नहीं। हाँ, माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, और उसकी वजह यह है कि मईशत एक बहुत बड़ा शोबा है, एक पूरे मुआशरे के साथ डील करता है। ये मार्केट जो है हमारी, ये आप समझें तो एक कोने से लेके मुल्क के दूसरे कोने तक फैली हुई है। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर आपने 100-150 लोगों को बगैर मतलब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी दे दी। उन 100-150 लोगों ने काम करके उनको जब जोड़ा तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एक निज़ाम बनाया। बिल्कुल, ये भी एक बहुत स्ट्रेंथ है उस निज़ाम की, जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर फिर एक निज़ाम बिल्ड करता है और उस निज़ाम को फिर फाल रखता है। पाकिस्तान को क्या चाहिए? माशी तौर पर हम कहाँ गलत होते हैं? जब आपने सूबे बना दिए, 18वीं तरमीम दे दी, उसके बाद जिम्मेदारियां दे दी, तो क्या वजह है कि जो सूबे के इंचार्ज हैं वो अपना काम उस तरीके से ना करें? इसके अंदर आपकी सफाई, आपकी हेल्थ, आपकी जिसको भी जो मर्जी पकड़ लें आप हिस्सा, आपकी मार्केट्स, आपकी जब कुर्बानी आने वाली है, इसके ऊपर जो टैक्स लगना है, इसकी कलेक्शन, आपके जो चालान आपने कहे हैं उनको जो जमा करना है, उसके अंदर क्या आपकी शफाफियत है? ये तमाम चीज़ें जब तक एक एक शोबा, एक एक हिस्सा अपना काम सही नहीं करेगा, हमारी मुकम्मल मईशत उस तरीके से ऊपर नहीं आएगी। हम हिस्सों बखरों में बैठे रहेंगे कि वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर फाइनेंस जो है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेट बैंक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी वज़ीर, सूबे का वज़ीर आला या उसकी टीम या उसका फाइनेंस या उसकी जो बाकी कैबिनेट में से लोग कुछ ढीले हैं, काम उस तरह का नहीं कर रहे। इस वजह से हम उस लेवल पर नहीं पहुँच पाए। मेरा ख्याल है कि इसको भी उसी तरीके से, मेरी सजेशन ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मईशत का, इसको यानी होता है ना अलग-अलग डिसएग्रीगेट हिस्सों में करें, हिस्सों में करके उसके बाद जिम्मेदारियां दें, और उस हर दफ़ा उस जिम्मेदारी से आप फिर तयन करें कि भाई तुमने किया भी है या नहीं किया, उससे जवाबदेही करें, अकाउंटेबिलिटी करें। तब जाके तो हम एक माशरे के तौर पे एक ऐसी मईशत बना पाएंगे जो दोनों जुड़े होंगे, और फिर उतनी ही मजबूती आएगी जितनी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में आती है। दुरुस्त हो गया। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में हमें ये दिखता है कि वहां पर हमें एक माशी तौर पर वो उभरते हुए नजर आए, एक तसलसल है। ये सवाल ब्रेक के बाद रखी, हुकूमतें क्यों नहीं उस तसलसल को अपने मफादात को साइड पे रखते हुए अपना पाएं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, न्यूक्लियर डेटरेंस की पाकिस्तान की बड़ी मिसालें मौजूद हैं। कारगिल, पार्लियामेंट हमला, मुंबई हमलों की बात करें, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम। न्यूक्लियर इकनॉमिक डॉक्ट्राइन मईशत को मजबूत बनाने के लिए मरबूत तसलसल पर मबनी कौमी हिकमत अमली हम क्यों ना बना पाए? कैसे बनेगी? देखिए, ये हमें मालूम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1965 में इस अज़्म का इजहार किया था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। यानी ये हमारी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। क्या इस अरसे में ऐसे ही अज़्म का इजहार किसी भी सरबराह ने, किसी सियासतदान ने मईशत के बारे में किया? नहीं। फिर हुकूमत में आने के सिर्फ एक महीने के बाद 20 जनवरी 1972 को मुल्तान में भुट्टो ने साइंसदानों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा 3 साल के अंदर न्यूक्लियर फिशन करके दो। फिशन का मतलब है कि एटम को एनर्जी में बदल के दो, जिससे फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एनर्जी भी बन सकती है, बम भी बन सकता है। और उन्होंने कहा हम करके दिखाएंगे। और फिर 10 सितंबर
10 दिसंबर 1984 को डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ियाउल हक के पास गए। उन्होंने कहा कि सर बम तैयार है, आप जब चाहें तजुर्बा कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से मईशत में क्यों नहीं कर सके? मेरे ख्याल में 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई अलीट कैप्चर नहीं था, कोई अलीट का मफाद नहीं थे। अलीट ज़रूर थी, अलीट कैप्चर नहीं था। और पाकिस्तान की अलीट दोनों तरह की, चाहे वो अलीट स्टेट अलीट थी, चाहे वो पॉलिटिकल अलीट थी, वो मुल्क के लिए काम कर रही थी, अपने मफाद के लिए, ग्रोई मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही थी। सब इकट्ठे थे। और सिर्फ ये नहीं, आप देखिए कारोबारी लोगों ने अपने कारोबार तबाह किए पाकिस्तान की मदद करने के लिए। साइंसदान अपने शानदार जॉब छोड़कर पाकिस्तान में वापस आ गए। सब ने कुर्बानी दी, सिविल सर्वेंट्स ने, फौजियों ने। लेकिन मईशत अलीट कैप्चर का शिकार थी और शिकार है। दूसरी बात जो बहुत ही अहम है वो है स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी। भुट्टो के उस मीटिंग के बाद से आज तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी रही है। किसी ने किसी की टांगे नहीं खींची। ज़ियाउल हक आया तो उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भुट्टो का प्रोग्राम कह के बंद नहीं किया। बेनजीर आई तो उसने भी उसमें कुर्बानी दी। नवाज शरीफ ने भी काम किया, सबने काम किया, एक कंटिन्यूटी रखी। लेकिन मईशत में तो उखाड़ पछाड़ है, टांगे खींची जाती हैं, सियासी एजेंडे होते हैं। कोई एक तरफ निकल जाता है, कोई दूसरी तरफ निकल जाता है। एक प्रोग्राम लाता है तो दूसरे उसको नाकाम करते हैं। आपने देखा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होने लगी तो वहाँ पीटीआई और पीपल्स पार्टी बैठ दी कि नहीं होने देंगे। जीएसटी लगने देती है तो वो नहीं होने देते। टैक्स रिफॉर्म नहीं होने देते। हिम्मत नहीं करते, पॉलिटिकल प्राइस करने को तैयार नहीं करते। सिर्फ इलेक्ट्रल साइकिल में सोचते हैं। 5 साल का इलेक्ट्रल साइकिल होता है, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 3 साल का होता है। और तीसरी और आखिरी बात, इंस्टीट्यूशंस, अदारे, जो इदारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से डील कर रहे थे उस पर बहुत केपेबल लोग बैठे हुए थे। वो केपेबल अदारे थे, वेल स्टाफ थे और उनके पास जो चाहिए था वो मौजूद था। मईशत को चलाने वाले जो इदारे हैं वो पोलिटिसाइज्ड हैं, इनएफिशिएंट हैं, सियासत का शिकार। दुरुस्त हो गया। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिन्होंने डिफरेंस डाला। रज़ा रूमी साहब, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शंस नजर आती हैं। एटमी प्रोजेक्ट एक नेशनल प्रोजेक्ट बनता है, कौम भी पीछे खड़ी है जी, घास खा लेंगे, बम बनाएंगे। और जिन लोगों ने लीड करना था, जो फैसला किया, वो उसके साथ खड़े रहे। फिर दहाइयां गुजर गई। दूसरी तरफ हम मईशत की बात करें तो वहां सियासत भी है, मफादात भी हैं, अपना अपना रंग ढंग भी है। क्या ये 2 मुख्तलिफ माशरे थे? 2 मुख्तलिफ तरह की एलीट मौजूद थी, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं? क्या एक कौम, एक माशरे के तौर पर नहीं थे? यही नाकामी है सबसे बड़ी। देखिए, बहुत सारी इसमें अवामिल हैं। कुछ तो जैगम साहब ने ऑलरेडी उसका जिक्र कर दिया। लेकिन वाकया कुछ इस तरह से है कि दिफाई जो पूरी हमारा एक डॉक्ट्रिन था, उसमें मईशत को हमने नज़रअंदाज किया बहुत हद तक। ये तो अभी कहीं जाके पिछली 1 दहाई में हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी हैं या प्लानर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अब कहते हैं कि आज के ज़माने में मईशत जो है वो सबसे अहम जुज़्व है आपके दिफा का। और ये बात जो है, अब वो खुदा का शुक्र है कि ये अब इसके ऊपर एक कंसेंसस इमर्ज कर गया है। अब अगला सवाल ये है कि उसको कैसे करना है। अगर आप माजी की तरफ देखिए तो एक तो जो बात कही पॉलिसी कंटिन्यूटी की, ये आपने एटमी धमाकों से अगर आप देख लीजिए कि कितनी हुकूमतें तब्दील हुई हैं उसके बाद। 98 में ये धमाके हुए तो ये ना भूलिए कि 99 के में ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आई। जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आ गए। और अगर उसके बाद 9/11 ना होता तो वो जो 25-30 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए वो शायद ना आते। और जो भी उस जमाने में तरक्की हो रही थी उसका जिक्र किया जा रहा था कि जी बहुत हाई ग्रोथ रेट गया है। तो हमारी सारी जो मईशत को वो फरोग देने का जो अप्रोच थी वो बैरूनी इमदाद पर मुनहसर थी। और चाहे वो अयूब खान का ज़माना हो, ज़ियाउल हक का ज़माना हो, मुशर्रफ का ज़माना हो, और वो हम कहते थे जी कि इन अदवार में तरक्की ज़्यादा होती है वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक अच्छा मौका आया है कि वो वाला जो सिलसिला है वो कट गया है
اور اب پاکستان کو خود انحصاری کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا، صحیح۔ اور یہ ایک ماضی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ دوسرا، سیاسی عدم استحکام، اس کا بھی ذکر ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے 2016 میں کیا ہوا اس ملک میں، شرح ترقی کافی اوپر تھی اور معیشت ایک سمت میں جا رہی تھی، سی پیک سٹارٹ ہو چکی تھی، بالکل۔ اور اس ساری چیز کو دھڑام سے ایک تجربے کے لیے زمین بوس کر دیا گیا۔ آج تک نہیں سنبھل پائی ہے معیشت، ایک دہائی ہونے کو ہے۔ تو ہم نے یہ دہائی جو ہے پچھلی یہ ویسٹ کی ہے، اس طرح کی عائشہ پہلے ہم نے بہت سارا وقت اپنا ضائع کیا ہے۔ اور باقی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ جو ہے وہ ان کا بہت زور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اشرافیہ کا ہولڈ ہے۔ میں جہاں اس وقت موجود ہوں یہاں بھی اشرافیہ کارپوریٹ جو پاورفل انٹرسٹ ہیں وہ سیاست کو اور معیشت کو اور پالیسی کو اپنے مفادات میں استعمال قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا بالکل ٹھیک۔ اس صورتحال میں، اور ماضی کے جو سبق سیکھ کر دوبارہ آگے بڑھنا غلطیاں پڑے نہیں گا کرنی۔ کہ جی جی بالکل درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، آپ کے خیال میں اب تک تو ہمارا جو ایٹمی طاقت ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ہم ایک ڈیٹرنس کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر فیوچر میں بھی کیا دنیا اسی طرح چلے گی؟ کیونکہ اب جس طرح بھی بات ہوئی کہ معیشت، ٹیکنالوجی یہ طاقت بنے گی اور اسٹرینتھ بنے گی۔ ابھی حالیہ بھی اگر کلیش کی بات کی جائے تو ہم نے کسی اور طریقے سے اس جنگ کو جیتا ہے۔ دیکھیں، جو جنگ آپ نے جیت لی وہ ایک تسلسل کا نام ہے۔ یہ دیکھیں جو بات شہزاد صاحب کر رہے ہیں، ایک حاضر انسان آپ کے پاس موجود ہے، تسلسل ہے۔ 80 فورسز ہو، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ کیا تسلسل ہے آپ کی اسکیم کے اندر؟ آپ دکانداروں سے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے، کوئی تسلسل ہے؟ 99 میں نے سنا کہ یہ کام ہونے لگا ہے، یہ 2025 میں بیٹھا ہوں کہ کس دکاندار سے آپ نے ٹیکس لے لیا جناب؟ آپ نے کہا کہ ایک خاص اماؤنٹ کے بعد پیسہ جو ہے وہ نقد دیا نہیں جائے گا، رسید دی جائے گی۔ کون رسید دے رہا ہے جی؟ کس نے رسید دلوانی ہے؟ آپ نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو جو زیادہ نوکریاں بھی دیتا ہے، پیداواری عمل کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہے، اس میں آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کیا کیا؟ کون سے نئے سیڈ لے آئے؟ کون سی نئی پیسٹیسائڈ لے آئی؟ کون سا آپ نے فرٹیلائزر کے کارخانوں کو میں ایسا سستا کام کیا کہ لوگ زیادہ استعمال کریں؟ آپ کی سروس انڈسٹری، سروس سیکٹر کے اندر آپ نے کون سی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ یعنی کاٹن، یعنی کپاس ہم اگاتے ہیں، دھاگا ہم بناتے ہیں، اور کپڑا جا کے بنتا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر۔ پہلے یہاں پہ کپڑا نہیں بنتا تھا۔ سوال ہے کہ یہ سنجیدگی نہیں ہے اور یہ تباہی ہے۔ اور ہماری جو آپ خاص طور پہ آپ بات کرتی ہو نوجوان نسل کی، بالکل جنون آپ کے اندر دکھ و درد میں محسوس کرتا ہوں کہ کروڑوں نوجوان بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 40-50 ہزار روپے کما رہے ہیں۔ کیا 40-50 ہزار روپیہ ایک پی ایچ ڈی کے لیے، ایک ایم اے پاس کے لیے؟ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کو کیا ٹریننگ دینی ہے۔ جو جس ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا تھا نا بھٹو کے دور میں کہ گھاس کھائیں گے بم بنائیں گے، تو بم بنانے کے لیے کوئی ٹریننگ ہوگی، کوئی تیاری ہوگی، کوئی ریسرچ ہوگی، کوئی تنظیم بنائی گئی ہوگی۔ تو آئیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی معاشی ترقی کے لیے فنڈامنٹل ڈیسیژن کریں۔ کوئی تو اقتدار میں آئے، کوئی اقتدار میں آئے، اس پہ عمل جاری ہے۔ معاشی ترقی کے لیے کی ضرورت ہے کہ اگلے 27 سال میں ہم منصوبہ بندی کر کے ثابت کر پائیں گے۔ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ 28 مئی کا بڑا سبق، نیوکلیئر ڈیٹرنس کے 27 سال۔ مختصراً پینل سے جانیں گے کہ ہم نے 28 مئی 98 کا امپیکٹ 10 مئی 25 پر دیکھا ہے۔ یہاں سے اگلے 27 سال کی منصوبہ بندی، شہزاد صاحب کیا بڑے بڑے نکات ہیں کہ ہمیں اس رخ پر بڑھنا ہے؟ عائشہ، 1979 میں چین نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مختلف قسم کی اکانومی بننا چاہتا ہے، اور اس نے جو پھر کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے ایک رستہ اور ایک سبق لے سکیں۔ 1989 میں 99 میں انڈیا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسے نہیں رہیں گے، وہ جو نیرووین اکانومی ہے وہ نہیں چلے گی، اب ان کو بدلنا ہے۔ انہوں نے جو فیصلے کیے اور جس طریقے سے اپنے آپ کو بدلا، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ کر ہی نہیں پایا کہ ہم کس قسم کی اکانومی بننا چاہتے ہیں۔ ہماری اکانومی ایگرو اکانومی بھی رہی ہے، ہماری اکانومی انڈسٹریل اکانومی بھی ایوب خان کے زمانے میں بنی ہے، پھر جب یہ شوکت عزیز صاحب آئے تو کنزمپٹیو اکانومی بن گئی، کنزمپشن کے اوپر بیس کر کے۔ اب ہم انفارمیشن اکانومی کی بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سوچ والے لوگ ہیں وہ اپنے 2-2 3-3 سال گزارتے ہیں۔
صرف ایک آدمی ہے احسن اقبال, اور میں اس کو ضرور اس چیز کی ذمہ داری بھی دوں گا کہ جس کو کہ اتنا لمبا عرصہ پلاننگ ڈویژن میں ملا لیکن شاید اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا ہوگا, ورنہ اگر اس کی کوئی بات سنیں تو وہ کم از کم 3 سے 4 پروگرام ابھی 5 ایئر پروگرام بنا کے دے چکے ہیں اس ملک کو, کبھی کیا دیتے ہیں کبھی کیا, لیکن اس کے اندر کوئی تسلسل کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہر 5 سال 10 سال کے بعد ہی ہیز ٹو گیو اے نیو پروگرام؟ سو سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم کنسیو نہیں کر پائے کہ ہمیں کس قسم کی آج کے دور میں کر لیں, ابھی کر لیں, اور پھر اس طریقے سے اپنی تعلیم اور اپنی لیبر فورس کو ٹرین کریں ان رستوں کے اوپر جس قسم کی آپ اکانومی بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو ٹریننگ دیں. اس کے درست ہو گیا. زیغم صاحب, نہ ہم خود فیصلہ کر پاتے ہیں کیسی معیشت, نہ دوسری معیشتوں سے سیکھ پاتے ہیں, تو پھر وے فارورڈ کیا اگلے 27 سال کے لیے؟ اچھا عائشہ, ایک تو ٹیم کی طرف سے میرے سوالات آ رہے ہیں مجھے, اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب وہ جنوبی ایشیا کے صحافیوں نے یہ پوچھا تھا کہ اب پاکستان کیا کرے گا, تو میرا جواب کیا تھا؟ دیکھیں, کیونکہ بھارتی موجود تھے تو پاکستان ایسے موقع پہ کیا کر سکتا ہے بھارتیوں کے سامنے؟ تو میں نے کہا تھا دیکھو اب بھارتیوں کو کہو کہ ہمارا انتظار کریں, ہم ان کو جواب دیں گے. وہ ہم نے اس بار بھی کہا تھا جواب دیں گے. دیکھیے چین کی بات ہوئی. بھارت کے نوبل laureate, نوبل انعام یافتہ معیشت دان امرتیہ سین نے اپنی کتاب ڈیولپمنٹ ایز فریڈم میں لکھا ہے کہ چین بھارت سے دہائیاں آگے اس وجہ سے نکل گیا کہ جب موقع آیا, یعنی جب گلوبلائزیشن کا موقع آیا, ترقی کا موقع آیا, تو چین میں سوشل پریپیئرڈنس تھی. کیا مطلب؟ چین کی آبادی تعلیم یافتہ اور صحت مند تھی. فاٹا کا ٹرک ڈرائیور نور محمد جو سامان لے کر کراچی جا رہا ہے, 27 سال بعد اس کے بچے کہاں ہوں گے, یہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا. درست ہو گیا. میاں چنو کا نورو موچی جو گدھے پہ چارہ لے کر جا رہا ہے, اس کے 6 بچے آج کے 27 سال بعد کہاں ہوں گے؟ وہ بھی گدھے لے کر پھر رہے ہوں گے, درست ہو گیا, یا کوئی اے آئی کا پروگرام چلا رہے ہوں گے. درست ہو گیا. یہ چیز اس چیز کا تعین کرے گا. تو ہماری اصل نیوکلیئر پاور ہماری اگلی نسل ہے, اگلی نسل ہے, ہمارا مستقبل وہ ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, آپ کے خیال میں یہاں سے آگے 27 سال ہم آج جہاں کھڑے ہیں, ہم تیار ہیں بدلنے کو؟ میرے خیال سے حالات ہمیں تبدیل کروا رہے ہیں. میرے خیال شوق تو نہیں ہے بدلنے کا, لیکن دنیا جس ڈگر پہ چل رہی ہے, اور میرے خیال سے اس کو سب کو سمجھ آ گئی ہے, پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں ان کو بھی اس کی سمجھ آ گئی ہے, عوام کو بھی ادراک ہو گیا ہے. اب سوال یہی ہے کہ کس طرح سے اگلی جو آپ نے کہا آنے والی دہائیاں ہیں اس میں پاکستان کو کس ڈگر پہ چلنا چاہیے. تو دیکھیے ابھی معیشت کی بات تو ہو ہی گئی ہے, یہ زمانہ ٹیکنالوجی اور سکلز کا ہے, اور سکلز کے بغیر جو ہے آپ یہ ذکر ہوا, چین کا ذکر کیا گیا, ویتنام کو دیکھ لیجئے, جو سکسیسفل ماڈلز ہیں, لاطینی امریکہ کے ممالک کو دیکھ لیجئے, یا اور جگہ ہیں جہاں پر یہ توجہ دی گئی ہے انسانی ترقی کے اوپر, اور انسانی ترقی اور انسانی وسائل جو ہے ان کو کس طرح بروئے کار لا کر معیشت کو فروغ دیا جائے اور ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھا جائے, جسے کہا جاتا ہے ایک ڈیولپمنٹل اسٹیٹ. اب ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے. اب اگلا جو سٹیج ہے وہ یہ کہ ہم نے کس طرح سے ایک ڈیولپمنٹل اسٹیٹ چین کی طرح, ویتنام کی طرح, یا دیگر اس طرح کے ممالک کی طرح, ساؤتھ کوریا کی طرح بڑھ کر اپنی معیشت کو اور اپنے عوام کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑا دفاع ہے. وہی فیوچر شیپ اپ کریں گے. جی افتخار صاحب, کوئی مختصر سی بات ہے, گدھے اور ٹرک چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کو ہمیں ٹیکنالوجی اور اسکل چاہیے نہ کہنا, منصوبہ ہے کیا ہمارا یہ کرنے کا؟ چاہیے تو سبھی کہہ دیتے ہیں. تو پہلے خواہش ہوگی تو پھر منصوبہ آئے گا نا. پہلے آپ سوچو گے تو پھر اس کو کاغذ پہ آؤ گے. پہلے پینٹنگ کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے, پہلے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے, پھر اس نقطے کے بعد سوچا جاتا ہے اس کے کلرز کیا ہوں گے, پیلا کلر کا استعمال ہوگا. نقطہ لگ گیا. آج کی جو ڈبیٹ ہے, جو ہمارے دوستوں نے جو خیالات کا اظہار کیا, یہی نقطے ہوتے ہیں. دنیا میں انہی لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور منصوبے بنائے جاتے ہیں. یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ بنانے کے لیے نقطہ لگا لیا گیا ہے. بہت شکریہ تمام مونوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.